तो अगर आप भी ओला और उबर जैसी कैब का सहारा लेते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो अब तैयार हो जाएं ज्यादा किराया देने के लिए, क्योंकि अब पीक आवर्स में कैब से ट्रैवल करने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में 2 गुना सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, ये जो सर्ज प्राइसिंग को मंजूरी दी गई है, कितना असर पड़ेगा, खासतौर पर अगर हम कैब्स की बात करें, ओला, उबर या फिर दूसरी कंपनियों से जुड़ी हुई जो कैब्स हैं उनके जरिए? ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स के वक्त उपभोक्ता से 2 गुना सर्ज चार्ज वसूल सकते हैं। अब ये लिमिट 1.5 गुना तक थी, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उसकी नई गाइडलाइंस में इसको 2 गुना कर दिया गया है। राज्यों को ये भी भेज दी गई है, एडवाइजरी भेज दी गई है। राज्य चाहे तो अपने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक और जगह है जहां पर कि उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कैब ड्राइवर है वो बुकिंग लेने के बाद बुकिंग कैंसिल कर देता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो आपका फेयर है उसकी 10% की पेनल्टी लगाई जाएगी। कैब एग्रीगेटर और जो ड्राइवर है उन दोनों को ये पेनल्टी शेयर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी राहत इस गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिली है, खासतौर पर कि बाइक टैक्सी को लेकर के। अब जो निजी बाइक ड्राइवर है वो अपनी बाइक कैब एग्रीगेटर के जरिए जोड़ सकते हैं, और जो कैब एग्रीगेटर है उनको 1 महीने या 15 दिन की फीस लेकर के उसको चलने की मंजूरी दे सकता है। तो जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने वहां पर अपने बाइक टैक्सी बंद की थी, तो एक ये पॉलिसी नई गाइडलाइंस लेकर के आएगी जिसके जरिए की बाइक एग्रीगेटर्स पहले की तरह चलते रह सकते हैं। तो यहां पर उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगर आप ऑफिस आवर के वक्त अगर आप ओला उबर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर 2 गुना सरचार्ज चुकाना पड़ सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच एक अलग तरह की डील हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है तो टैरिफ बहुत कम रखेंगे। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. साथ ही आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टैक्स से जुड़े एक बड़े बिल को मंजूरी दे दी है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट ने पास कर दिया है। अगर भारतीयों की नजर से देखें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रेमिटेंस टैक्स से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी से एलन मस्क बेहद नाराज है। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो बिल है इसके हाईलाइट्स बताएं, और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कल से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं एलन मस्क इस पूरे बिल को लेकर। जी, दरअसल इस बिल को आप 3 हिस्से में देखिए। पहला हिस्सा जिसका लेना देना सीधे तौर पर भारतीयों से है, और दूसरा हिस्सा जो बेहद दिलचस्प है, जो हम आप जानते भी नहीं थे, वैसे वैसे बदलाव किए गए जो पहले टैक्स के प्रावधान थे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है वह है ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर के। इसमें सबसे पहले भारतीयों की बात करें तो जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट ने पास किया है, इसमें रेमिटेंस टैक्स जो 5% करने का प्रस्ताव था उसको हटा दिया गया है। अब ये कहा गया 5% नहीं, अब सिर्फ 1% रेमिटेंस टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिका में रह करके भारत में जब पैसा भेजते हैं, जो पैसे का रेमिटेंस होता है, तो उस पर 5% नहीं, सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। ये एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी बात कि अवैध घुसपैठिए जो हैं अमेरिका में, उस अवैध घुसपैठियों पे अब खर्च ज्यादा करेगी अमेरिकी सरकार, और इस खर्च ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि अवैध घुसपैठिया बड़ी संख्या में वहां से निकाले जाएंगे। दूसरा हिस्सा जो बिल का वो बड़ी दिलचस्प है। हमें भी जानकर आश्चर्य हुआ कि होटल में जो टिप्स हम लोग देते हैं, अमेरिका में जो टिप्स हम लोग देंगे उस पर जो टिप्स दिया जाएगा वेटर को, वेटर पर उस टिप्स पर टैक्स लगता था। अब उस टैक्स को हटाने का फैसला लिया गया, यानी टिप्स पर टैक्स नहीं लगेगा। कर्मचारियों को ओवर टाइम जो मिलता था, ओवर टाइम पर टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जो आमदनी होती थी उस पर भी टैक्स लगता था, इसको भी खत्म कर लिया गया है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, लोगों में ज्यादा इस बात की जागरूकता पैदा करने के लिए कि आप संतान पैदा करें, इसके लिए हर बच्चे
बच्चे पर $2200 यानी $2200 का टैक्स छूट दिया जाएगा। यानी एक बच्चे आपके हैं तो आपको जो टैक्स की देनदारी बनेगी उसमें $2200 की आपको छूट दी जाएगी। ये अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद एलन मस्क से क्यों हो गया। दरअसल इस बिल में एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक कार पर टैक्स छूट खत्म कर दिया जाएगा और इससे एलन मस्क के कारोबार पर असर पड़ेगा। लेकिन एलन मस्क अपने कारोबार का हवाला नहीं दे रहे हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि इस बिल के जरिए जो डेट है वो डेट $4 बिलियन तक बढ़ जाएगा। इसकी सीलिंग बढ़ाई जा रही है और नए बिल से $3 ट्रिलियन का अतिरिक्त खर्च होगा, जिससे अमेरिका की माली हालत काफी ज्यादा खस्ता हो जाएगी और इस वजह से एलन मस्क इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात, जो ओबामा केयर जैसी स्कीम चालू की गई थी ना, उसमें एक बड़ी कटौती की गई है, जिससे माना जा रहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी ओबामा केयर या फिर कहीं हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको मेडिकेड कहते हैं उससे बाहर हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और भारत इस अधिकार का इस्तेमाल आगे भी करता रहेगा। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. अब बात शेयर बाजार की। आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब ½ % गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 288 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 88 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी काफी प्रेशर दिखा। तो मार्केट का पूरा अपडेट दे रही हैं कंचन। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो मूड माहौल बाजार का हमें बेयरिश ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो इसने मार्केट को काफी ज्यादा ड्रैग डाउन किया है। इनफैक्ट आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो रैली है वो हमें कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दी है, जहां पे हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप संभालने की कोशिश करें, लेकिन आज यहाँ पे भी माहौल जो है वो काफी ज्यादा पस्त नजर आया। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो देखिए निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में टाटा स्टील यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट पूरे ही मेटल पैक में आज एक मोमेंटम बना हुआ था। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 3% की तेजी। एशियन पेंट्स की बात करी जाए तो 3.25% का इजाफा यहाँ पे और अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% का इजाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में बैंकिंग सेक्टर अव्वल नंबर पे रहा है। सबसे पहले अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी करीब 3% की गिरावट। इंडसइंड बैंक यहाँ पे खबरों के लिहाज से इसके बाद ये गिरावट आई है और बजाज फिनसर्व यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में देख लेते हैं एक बार। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे करीब हमें 5% के गेन देखने को मिले। अपोलो टायर, इनफैक्ट पूरा ही जो टायर सेक्टर है आज काफी ज्यादा बजिंग था। इसमें करीबन 4.25% की तेजी। एबी फैशन में अगर बात करें तो 4.5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला और मैनकाइंड फार्मा की बात करी जाए तो 4.5% के गेन्स यहाँ पे भी आते हुए नजर आए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। फिनिक्स मिल्स में करीबन 3.5% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। सुजलॉन एनर्जी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3.5% की लूजिंग स्ट्रीक रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 3.5% लगभग और हुडको की बात करी जाए तो करीब 3% की लूजिंग स्ट्रीक, यानी कि जो रियलिटी पैक है मिड कैप में हमें लूजिंग स्ट्रीक में जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी अगर हम समझे तो बाजार में एक पेन आज के सत्र में देखा गया है। लेकिन आपको बता दें कमजोर बाजार में भी आज मेटल शेयर खूब चमके। इसकी पीछे वजह क्या रही बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। जून के महीने में हमने अच्छे खासे गेन्स के साथ वो महीना बंद होते हुए देखा है और जुलाई की शुरुआत यहाँ पर हमने बढ़त के साथ आते हुए देखी है। कॉपर 3 महीने के हाइज पर है, एल्यूमिनियम 3 महीने इसके हाइज पर है, लेड 13 हफ्ते के हाइज पर है, जिंक में हमने करीबन 2.5 महीने के हाइज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। वेल इंडिविजुअल फंडामेंटल्स तो यहाँ पर हैं ही क्योंकि सप्लाईज को लेकर चिंता है। कॉपर में एलमी इन्वेंट्रीज में लगातार गिरावट देखने को मिली है। बैकवर्डेशन में ये मेटल कारोबार कर रहा है।
एल्यूमिनियम में एल्यूमिना और बॉक्साइट की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से है। जिंक में हमने एक माइन अलास्का और एक माइन ऑस्ट्रेलिया में बंद होते हुए देखी है, जिसका फायदा प्राइसेस में वहां देखने को मिला। तो ऐसे हर मेटल के एक इंडिविजुअल फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्टिव हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 3.5 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, वहां से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा। और सिर्फ नॉन फेरस मेटल नहीं, अगर आप फेरस मेटल जैसे कि स्टील और आयरन ओर देखें तो सपोर्ट यहां पर भी है। मई के महीने में चाइना का स्टील उत्पादन 7% गिरा और चाइना स्टील एसोसिएशन ने कहा है कि इस साल में स्टील उत्पादन 4% तक गिर सकता है। तो इसका फायदा हमने आता हुआ देखा। और साथ ही साथ मार्केट्स ये मान के चल रहे हैं क्योंकि चाइना का डेटा वीक रहा है तो चाइना शायद स्टिमुलस मेजर्स आगे जाकर लेके आ सकता है, तो उसका भी एक फायदा हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। तो वेल एब्सोल्युटली, चाहे फेरस मेटल्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं, सब तरफ यहां पर सपोर्ट फिर से लौटता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से अपनी 5 देशों की यात्रा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने घाना के लिए निकलते हुए कहा कि अगले 5 दिनों में वो घाना, टोबैको, ट्रिनिडाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया जाएंगे। प्रधानमंत्री इन देशों में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 5 देशों की यात्रा से ग्लोबल साउथ के साथ भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही अटलांटिक के दोनों तरफ के देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन जैसे बहुपक्षीय संगठनों में मजबूती आएगी। आपको बता दें, घाना प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव है, जहां वो स्थानीय संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जाएंगे। इसके बाद ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर उसके बाद नाम्बिया होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को भारत वापस लौटेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बजाय अपने घर पर ही इलाज कराया था और इसकी जायज वजह भी थी, लेकिन इस ग्राउंड पर बीमा कंपनियों ने कवरेज देने से मना कर दिया। ऐसे में लोगों को अब जाकर कंज्यूमर कोर्ट से न्याय मिला है। देखिए केतन जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। पेशे से वकील सीके जोशी कोरोना के दौरान बीमार पड़े तो अस्पताल में जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही ट्रीटमेंट लिया। इसमें 16,900 का खर्च आया। ओरिएंटल इंश्योरेंस का 5 लाख का बीमा ले रखा था तो क्लेम फाइल किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दी। इसी तरह शेयर बाजार से जुड़े जय शाह का क्लेम भी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने खारिज कर दिया। ये लोग मामला कोर्ट में ले गए और अब जाकर सूद समेत पैसा मिला है। मुझे कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे फिर रिपोर्ट निकलवाए थे। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो होम क्वारंटाइन रह के 15 दिन सब दवाइयाँ किया था। और उसके बाद में ओरिएंटल इंश्योरेंस का 5 लाख का इंश्योरेंस था तो क्लेम किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट में मुकेश भाई के थ्रू फाइल करना पड़ा और उन्होंने एफर्ट करके इंटरेस्ट के साथ में 16,000 के सामने 23,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ में पैसा दिलाए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी और मैंने 87 से मैं उनका मेरा प्रीमियम भरता था। इवन दो इन लोगों ने मेरा क्लेम रिजेक्ट किया। मैं होम क्वारंटाइन में किया था, मैंने ट्रीटमेंट लिया था ये कोरोना का, फिर भी उन लोगों ने क्लेम रिजेक्ट किया। बाद में मैं कंज्यूमर कोर्ट में गया, वहाँ से मेरा एडवोकेट ने मुझे वो टोटली 3 साल केस मेरा चला और वो टोटल केस मुझे जिता लिया और टोटल 36,600 के सामने मेरा 56,800 मुझे मिला टोटल। कोरोना के दौरान IRDA ने सर्कुलर जारी किया था कि बीमा कंपनी घर पर ट्रीटमेंट लेने वालों को भी कवरेज देगी, लेकिन बीमा कंपनियों ने बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट कर दिए। वकीलों की राय है कि ऐसे लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। पहले तो MD डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दवाई के बिल, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। और क्लेम प्रोसेस करने के बावजूद अगर बीमा कंपनी क्लेम के पैसे मेडिकल खर्चे के रिएम्बर्समेंट नहीं देती है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। उनको चौकस अचूक न्याय मिलेगा। ज्यादातर लोग, खासकर जिनकी क्लेम की रकम छोटी थी, उन्होंने क्लेम रिजेक्शन को बर्दाश्त कर लिया। वो चाहें तो अभी भी कोर्ट जा सकते हैं। कोरोना के दौरान अगर आपने घर पर ट्रीटमेंट ली है और अभी तक क्लेम नहीं किया है तो सारे कागजात के साथ ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में अपना केस दर्ज करवाइए। इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देने के लिए बंधी हुई है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
साथ ही एक अपडेट आपको ये भी दे दें कि कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर कोविड वैक्सीन पर सीएम सिद्धारमैया द्वारा लगाए गए आरोपों का स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण रूप से खंडन किया है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि कई इंटरनेशनल रिसर्च में हाल ही में ये संकेत मिला है कि कोविड की वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा था कि क्या वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों की वजह हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन किया है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और मौतों के पीछे ज्यादातर वजह लाइफस्टाइल, अनुवांशिक कारण और पहले से मौजूद बीमारियां हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और वैक्सीन पर भरोसा बनाए रखने की अपील भी की है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मॉनसून का पूरा अपडेट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मॉनसून की भारी बारिश ने मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कोहराम मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। 5 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी लगातार बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। लैंडस्लाइड और बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो जब कभी भी आंधी तूफान आता है तो लोगों की कार, घर को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में इंश्योरेंस किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का हमारा स्पेशल शो बाढ़ का कहर। इंश्योरेंस देगा कवर 6:27 पर। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था आज हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को हरी झंडी दिखाई। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी, यानी बाबा बर्फानी का पहला दर्शन 3 जुलाई को होगा। अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी और 9 अगस्त को पूरी होगी। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।